हैं भौतिक परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? भौतिक परिवर्तन की, जिसे अपन कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और एक होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन, यानी कि केमिकल चेंजेस। अब मुझे बताओ कि जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे मेजर डिफरेंस, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, किस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने एक एप्पल लिया, उसको काट दिया बहुत सारे टुकड़ों में, तो एप्पल को काटने पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो मैंगो बन गया। एप्पल तो एप्पल ही रहा भाई, यानी कि केवल जो पहले पूरा एप्पल था वो पीसेस में डिवाइड हो गया, यानी कि उसके आकार आकृति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो इस तरीके से चेंज नहीं हुआ कि वो एप्पल से कुछ और बन गया। यानी कि अगर मान लीजिए आपके केवल आकार में, आकृति में, रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? रंग में, या फिर आपके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने लिया पानी, बहुत आप इजीली जो है इन एक्सपेरिमेंट्स को अपने घर में भी देखते हो। आपने लिया पानी, उस पानी को तुमने जो है फ्रीज में रख दिया, फ्रीज में जैसे ही रखा तो वो पानी जो है आपका बर्फ बन गया, यानी कि पहले पानी आपका द्रव अवस्था में था। द्रव अवस्था से जब आपने उसको फ्रीजर में रखा तो कैसी अवस्था में आ गया? सॉलिड अवस्था में आ गया, यानी कि ठोस अवस्था में आ गया। अब आपने क्या किया? उस फ्रीजर से निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, तो आइस जो है दोबारा मेल्ट हो गई, आपकी पिघल गई, यानी कि जो पानी है फिर से आपका द्रव अवस्था में आ गया। अब मैंने उस पानी को जो है गैस पे रख दिया, उबल उबल के वो पानी जो है उड़ गया, यानी कि क्या बन गया? गैस बन गया। तो अपन जो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी की केवल अवस्था ही चेंज हो रही है ना। ऐसा नहीं है ना कि पानी जो है कुछ और बन गया, पानी तो पानी ही रहा। जब अब उसकी केवल अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है, उसके केवल रंग में परिवर्तन हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, या उसके घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। पहली चीज। दूसरा क्या होता है? देखो, इसमें मैंने क्या किया, जैसे ही पानी लिया उसको फ्रीज में रखा, फ्रीज में जब उसको जमा दिया तो यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई। अब मैं उस जो बर्फ है उससे वापस से पानी बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हूँ, यानी कि उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो वापस से वो पानी बन गया। यानी कि जो है भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलते हैं। कैसे? तो देखो, दोनों दिशाओं में कैसे चलेगा? पानी से बर्फ बनाया, बर्फ से पानी बनाया, दोनों डायरेक्शन में चला नहीं चला? पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो ये क्या हुई? यानी कि भौतिक परिवर्तन आपके दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों दिशाओं में होता है। एक होता है आपका कि भौतिक परिवर्तन आपके उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल। जैसे आपने पानी लिया, उसको गर्म किया, पानी तुम्हारा उड़ गया। अब तुमने क्या है, उस पर एक प्लेट ढक दी, तो जो वाष्प के रूप में पानी गया वो वापस से जो है उस कंटेनर के अंदर आ गया। आया नहीं आया? तो यानी कि ये जो प्रोसेस है वो आपके उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल प्रोसेस है कि हम आइस से वापस जो है पानी ला सकते हैं। तो ये कैसी हो गए? उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। कौन से? भौतिक परिवर्तन। आई बात समझ में? तो इन्हें तो हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। एक होते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि जब एक पदार्थ से अगर दूसरा पदार्थ बन गया तो वापस से तुम्हें पुराना वाला पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर आपको नया पदार्थ मिलता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? नया पदार्थ मिलेगा। जैसे तुमने क्या किया, तुम्हारे घर में दूध है, उसमें थोड़ा सा जावन डाल दिया, जावन डालने पर वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया। किस बैक्टीरिया की वजह से? लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वजह से वो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो गया।
अब क्या वापस से तुम दही से दूध बना सकते हो? नहीं। दूध से दही बन गया तो वापस से दही से दूध नहीं बनेगा। यानी कि तुमको दूध से दही मिला, एक नया पदार्थ मिला। मिला नहीं मिला? पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक बार जब वो प्रक्रिया हो गई तो वापस से जो है दूसरी यानी कि पश्चिम दिशा में नहीं चल सकती। क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं। तो यानी कि ये केवल एक दिशा में चलती है, यानी कि केवल अग्र दिशा में चलेगी। कहाँ? केवल अग्र दिशा में चलती है। कौन? आपके जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं इरिवर्सिबल होंगे, यानी कि अनुत्क्रमणीय होंगे। क्या आप दही से दूध वापस ला सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ला सकते। तो ये क्या हो गई? आपके रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी सब्जियां ली, आपको मन कर रहा है अच्छा अच्छा खाना बनाने का और अच्छा अच्छा खाना खाने का। तुमने क्या किया? बहुत सारी सब्जियां ली, उनको काट दिया। तो सब्जियों को काटना यानी कि उनकी चॉपिंग तो आपकी क्या हो गई? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब आपने उनको गैस पे पका दिया तो उनके अंदर क्या हुई? कुछ अभिक्रियाएं हुई ताप और इनकी वजह से, जिससे आपके सब्जियां जो है वो पक गई। अब क्या तुम पकी हुई सब्जियों से वापस कच्ची सब्जियां ला सकते हो? नहीं ना। तो यानी कि ये क्या है? अनुत्क्रमणीय है, केवल अग्र दिशा में चलेगी। तो इन्हें अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे देखिए कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस पार्टिसिपेट करती है, कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया पार्टिसिपेट करेगी। कैसे? तो देखो, इसमें कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उन्हें अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि आपके कोई एक प्रोडक्ट जो है, कोई एक चीज़ है, कोई एक पदार्थ है, उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ क्या कर रहा है? अनुक्रिया कर रहा है, जिससे आपका एक नया पदार्थ बन जा रहा है। तो यानी कि इसमें केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस जो है वो पार्टिसिपेट करती है। जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें केवल या तो कलर में चेंज हो जाएगा, या इसकी अवस्था में चेंज हो जाएगा, इसकी आकृति में चेंज हो जाएगा। सब्जी, आप पहले इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां थी अपने पास, अपन ने उनकी चॉपिंग कर ली तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई। हुई नहीं हुई? जैसे मान लो कि तुमने एक पेपर लिया, उस पेपर को फाड़ दिया, तो उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? भौतिक या रासायनिक? भौतिक परिवर्तन हुआ ना। तुमने क्या किया? एक पेपर की जो केवल जो साइज है उसको फाड़ के दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इससे क्या पेपर को फाड़ने से कोई नई चीज प्राप्त हुई? क्या? नहीं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का पता कैसे लगाओगे कि इसमें भौतिक है कि इसमें रासायनिक है? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है? केवल वो रिएक्शन जो हो रही है, जो चीज आपको सामने दे रखी है, उसमें केवल ये देखना है कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये क्या हो गई? अपने रासायनिक परिवर्तन हो गए। अगर मैं एग्जाम्पल दूं भौतिक परिवर्तन का, तो जैसे मान लो कि जो है आपके चॉपिंग यानी कि सब्जियों को काटना, ठीक है। स्टेट में परिवर्तन, पानी का बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, वो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? सब्जियों का पकना। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे आपके फूड का डाइजेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि अपन खाना जो खा रहे हैं ना, जटिल अणुओं के रूप में ले रहे हैं। अब उनको सरल अणुओं में बदलने का काम कौन कर रहा है? हमारा पाचन तंत्र कर रहा है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंदर। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। तो आपके डाइजेशन में यानी कि पाचन में क्या हो रहा है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स में सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज हो रहे हैं। हो रहे नहीं हो रहे? यानी कि अपन को एक नया पदार्थ मिल रहा है डाइजेशन से, तो ये क्या हुए? अपने रासायनिक परिवर्तन। तो इसका अपन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? पाचन। और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका? पाचन के साथ साथ जैसे आप और भी चीजें ले सकते हो, दूध से दही का बनना, ये क्या हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन। अब एक चीज कि आपके जो एप्पल होता है, आपने उसको काटा, तो सेब को काटना तो क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। लेकिन तुमने देखा होगा कि जब तुम सेब को थोड़ी देर रख देते हो
तो उसका कलर जो है ब्राउन हो जाता है। देखा है कभी, ऐसा होता है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, तो आप क्या आंसर दोगे? इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक, आप कहोगे कि मैम भौतिक परिवर्तन भी तो हो सकता है क्योंकि इसमें तो रंग में चेंज हो रहा है, जो है ब्राउन कलर हो जा रहा है उसका। लेकिन बच्चा लोगों, इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती है एयर के साथ, इसमें जो है आयरन प्रेजेंट होता है, वो रिएक्शन कर लेता है। इसकी वजह से आपका एप्पल का जो कलर है वो ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर हवा में रखने से। तो वो क्या हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। आई कि नहीं आई बात समझ में? सबसे पहले अपन को जो है इस चैप्टर की शुरुआत ही इतनी धमाके से करनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कि सारी केमिकल रिएक्शंस तुम्हें बहुत बढ़िया से आ जाए। आई ये वाली चीज समझ में? देखिए अब एक बार देखो, भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें तो केवल रंग में, अवस्था में, आकृति में इनमें परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? नया पदार्थ बनेगा। ये जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो दोनों दिशाओं में चलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन अग्र दिशा में चलते हैं। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि आपके जैसे पानी से क्या बन गया? पानी से बर्फ बन गई और बर्फ से वापस से जो है पानी बन गया, तो ये क्या हुए? रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि उत्क्रमणीय। वो आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अनुत्क्रमणीय। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे ताप, अवस्था, आकार, आकृति, इन सब में। जबकि रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, जैसे बर्फ का पिघलना, फल को काटना, ये सब क्या है? आपके भौतिक परिवर्तन। और वो क्या है? भोजन का पकना हो गया, सब्जियों का पकना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, दूध से दही का बनना, ये सब क्या है? आपके रासायनिक परिवर्तन है। आ गई बात समझ में? चले आगे देखिए। नेक्स्ट अपन आते हैं एक एक्सपेरिमेंट पे, मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ करने के लिए। देखिए आपने क्या किया, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको लिया और उसको जलाया। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी भी चीज को जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। कोई भी चीज जो जलेगी वो किसकी उपस्थिति में जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी। इस बात को गांठ बांध लेना, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है? एक मैग्नीशियम का तार है, उसको तुमने क्या किया? क्लीन करके और जो है उसको बर्न किया एक बर्नर पर। तो यानी कि तुम्हारे पास जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई? ऑक्सीजन के साथ हुई। तो इसने क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पर ये कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्यों? क्योंकि भाई किसी भी चीज़ का जलना, कोई चीज़ जल गई तो क्या हम उसको वापस से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, वो तो जल गई तो जल गई भाई, अब हमारे हाथ में थोड़ी है, जलने वाले तो ऐसे ही जलते रहेंगे। तो जब ये चीज़ जल गई तो आपके नया जो प्रोडक्ट आया उससे वापस से अपन पुराना प्रोडक्ट नहीं ला सकते। तो यानी कि ये क्या हुआ? आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमने यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है इसको जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो अपने पास क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। क्या आ गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आ गई बात समझ में? देखिए यहाँ पर इस तरीके से जो है जब इसको बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास यहाँ पर आ गया। अब इसके जो चूर्ण है उसको अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस तरीके से वॉच ग्लास में इकट्ठा करके रख लिया। आगे बात समझ में? ये हुआ अपना क्या? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखो भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी अभी मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो जो है अपने को क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। हुआ नहीं हुआ?
तो इसको मैंने एक समीकरण के फॉर्म में लिखा है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे इसको अपन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आइए यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपके जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं उनका एक दो एग्जाम्पल। केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन, किसी भी चीज का जलना, फ्रूट जो है उनका सड़ जाना, और जो है आपके लोहे पर जंग का लगना, डाइजेशन यानी कि पाचन, ये सब क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब आपका लोहा खराब हो जाता है तो वापस पुराना जो है अपन उसको पुराना लोहा बना सकते हैं, नहीं। जंग लगा लोहा जो है किसकी उपस्थिति में जंग लगती है, तो लोहे पर ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति में जंग लगती है। ठीक है, आप देखिएगा ये थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, थोड़े ज़्यादा टाइम में होती है कि आपने जब लोहे को खुला छोड़ दिया हवा के अंदर और पानी के अंदर तो वो जो है जंग खा जाएगा। इनको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर ये है आपके कुछ फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन। जैसे आपके जो आइस है वो मेल्ट हो गई, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। किसी कागज के टुकड़े को तुमने बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया तो उसको अपन क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। पानी को तुमने उबाल लिया तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। सब्जियों को काटा तो वो क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है। आई कि नहीं यही बात समझ में। तो ये क्या हुए, आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। देखो, पहली रिएक्शन तो हमने किसकी देखी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको जलाया, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो अपना क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बना था नहीं बना था। अब दूसरी रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं कि हमने जिंक जो धातु है उसमें HCl को या फिर H2SO4 को मिला दिया। यहाँ पर HCl और H2SO4 क्या है आपके, ये होते हैं एसिड यानी कि अम्ल। इनको क्या कहते हैं अपन बच्चा लोगों, अम्ल कहते हैं। जब आपने जिंक की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई यानी कि आपके पास क्या है, जिंक धातु है, तुमने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमने क्या किया कि जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो तुम्हारे पास क्या आ गया, ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है यहाँ से निकल गई। कौन सी, H2 गैस यहाँ से निकल गई। तो इस तरीके से जो है अपने क्या बन गया, ZnCl2 बन गया और H2 गैस यहाँ पर बन गई। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब चलिए देखिए, Zn की जब अपन ने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, किसके साथ, Zn की जब अपने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो अपना क्या बना, ZnSO4 बना। Zn की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो अपना क्या बना, ZnSO4 बन गया। क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। यानी कि ये क्या है, अपना जिंक सल्फेट है और ये क्या है, जिंक क्लोराइड है। ये क्या है, जिंक क्लोराइड। आ गई बात समझ में। तो ये क्या है, आपकी जो जिंक धातु है उसकी अम्ल के साथ रिएक्शन, यहाँ पर इस तरीके से H2 गैस जो है यहाँ से आपके रिलीज हो जाएगी। अब देखिए, ये जो हमने रासायनिक समीकरण लिखे हैं उनको लिखने के कुछ नियम होते हैं। रासायनिक समीकरणों को लिखने के कुछ नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या हैं, देखो भाई इधर। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। सबसे पहला कि जो हमारे पास जिस चीज की हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है, उसको मैंने क्या किया, जलाया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो मेरे पास जो अपने पास जिस पदार्थ को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं, जिसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं।
रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है, यानी कि प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने इसकी रिएक्शन कराई तो मेरे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये क्या है, आपके अभिकारक, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है, आपका उत्पाद है। यानी कि अभिकारक को तीर के इस साइड लिखा जाता है और उत्पाद को तीर के इस साइड लिखा जाता है। पहले क्या आएगा, आपका अभिकारक आएगा और फिर क्या आएगा, उत्पाद आएगा। ये रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम। आई कि नहीं, यही बात समझ में। तो ये क्या है, आपका अभिकारक और ये है आपका उत्पाद। दूसरा नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये जो आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, मान लीजिए किसी ताप की उपस्थिति में हुई है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ने वाले हैं। अब ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है नहीं होती। तो इनको हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं किनको, जिसकी उपस्थिति में रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए आपके ताप की उपस्थिति में हुई है, मान लीजिए आपके किसी दाब की उपस्थिति में हुई है, मान लीजिए किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है, तो इनको हम क्या करते हैं, इस तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इसको मैंने ताप की उपस्थिति में किया तो मैंने ये ताप का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से जो है हम कोई भी अगर ताप, दाब, उत्प्रेरक इनकी उपस्थिति में अगर आपकी रिएक्शन हुई है तो उसको अपन एरो के निशान के ऊपर लिख देते हैं। दूसरी चीज, थर्ड चीज आप क्या करते हैं कि जो समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करके लिखते हैं। समीकरण को संतुलित करने का मतलब क्या होता है, तो देखो, समीकरण संतुलित का मतलब होता है कि जितने परमाणु आपके इधर की साइड है इन चीज के, उतने ही आपके उत्पाद में होने चाहिए। जैसे इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, इस Mg के आगे 2 लगा दिया और इस MgO के आगे 2 लगा दिया। तो देखो 2 Mg के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, कहाँ, अभिकारक में, और 2 ही Mg के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, देखो आगे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखिएगा जब हम इन अंकों को लिखते हैं तो कभी भी इस टाइप से नहीं लिखेंगे, ठीक है, कि तुमने नीचे की साइड जो है इसमें अंक लगा दिया, कहीं इस तरीके से नहीं लगाते। हमेशा इसको संतुलित करने के लिए जो अंक हम लिखते हैं वो आगे की साइड लिखते हैं, ठीक है, ऐसे पीछे नीचे की साइड नहीं लगाएंगे। आगे की साइड जो है अंकों को लिख के हम इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। आई बात समझ में। तो ये नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो यही कहता है कि जितने आपके अभिकारक के अंदर किसी भी चीज, कोई भी पदार्थ, जितने परमाणु उसके अभिकारक में है उतने ही किसमें होने चाहिए, उत्पाद के अंदर होते हैं। ये क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में कि भाई रिएक्शन के बाद भी जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इस समीकरण जो आपका संतुलित नहीं होता है, जैसे मान लो कि इसमें से मैंने जो है इस 2 को हटा दिया, इस रिएक्शन के अंदर से मान लीजिए मैंने इस 2 को हटा दिया यहां से, तो ये क्या हुआ आपका, ये संतुलित समीकरण नहीं है। ऐसे समीकरणों को कहा जाता है क्या, कंकाल समीकरण। ऐसे समीकरणों को क्या कहा जाता है, कंकाल समीकरण कहा जाता है।
अब किसी भी जो समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा जो है हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? देखो, हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है? मार्केट में कपड़े लेने जाते हो, जो है तरह तरह के कपड़े पहन के देखते हो कि कौन तुम पे जच रहा है, कौन सा तुम पे नहीं जच रहा। ऐसा ही होता है कि भाई जो जचेगा वही लेंगे, सारे थोड़ी ले लेंगे, तो ट्राई कर करके देखते हो ना कपड़ों को। ऐसे ही इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन दे दिया कि समीकरण को संतुलित करो, और ऐसा एक कंकाल समीकरण तुम्हें दे दिया और तुमसे कहा कि इसको संतुलित करना है, तो आप क्या करोगे? इसमें ट्राई कर करके देखोगे, हिट करके और ट्राई कर करके देखोगे कि भाई इससे जो है ये संतुलित हो जा रहा है कि नहीं, कि अभिकारक में जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही उत्पाद में है कि नहीं है। तो जिससे संतुलित हो जाए वो आपका जो है संतुलित समीकरण कहलाएगा उस अंक से। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये होते हैं कुछ समीकरणों को लिखने के नियम। देखिए एक एक करके देखिए। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक, तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे आपके मैग्नीशियम की जो है रिएक्शन किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या हुआ आपका? अभिकारक, और ये क्या हुआ आपका? उत्पाद। अगला देखिए, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक को हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर जो अपना नया पदार्थ बनता है उसे अपन उत्पाद कहते हैं, उसको अपन तीर के दाईं ओर लिखते हैं। अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर रखी जाती है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी कि अगर मैग्नीशियम के 2 परमाणु इधर है तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु प्रोडक्ट में होंगे, उत्पाद में होंगे। यह द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करता है। जैसे मान लीजिए ये जो आपका समीकरण है यहाँ पर Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 प्लस H2 बना। क्या ये आपका संतुलित समीकरण है कि नहीं है? देखो भाई एक बार जो है अपन इसको करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? Zn प्लस H2SO4, तो मेरे पास क्या आया? ZnSO4 प्लस H2 गैस। अब हमें ये देखना है कि ये जो आपका समीकरण है वो संतुलित है या नहीं है। सबसे पहले अभिकारक में देखो कि आपके पास क्या क्या है। Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर भी अपने पास Zn है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ये है कि नहीं है? अब देखो सबसे पहले अभिकारक में देखो कि जिंक के कितने जो परमाणु हैं आपके पास है। जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। अब यहाँ पर देखो जिंक कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो देखो भाई आपके जिंक दोनों में बराबर है, तो दोनों में बराबर है। हाइड्रोजन दोनों में बराबर है क्या? इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन दोनों में बराबर है। सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, यानी कि ये भी बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यानी कि ये भी बराबर है। तो ये क्या हुआ? आपका संतुलित समीकरण हुआ। हुआ नहीं हुआ? आई कि नहीं आई बात समझ में? अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको करने को दूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू आपका आ जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मुझे बताओ क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है? अगर नहीं है तो इसको संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं? 2। अब इस उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन का कितना है? 1 और क्लोरीन का कितना है? 1।
यानी कि मुझे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्ट में, तभी तो दो जो है यहाँ परमाणु है इनके दो इनके करने हैं। अगर मैं इसके आगे इस तरीके से 2 लगा दूं तो देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए अब, और क्लोरीन के भी आपके 2 हो गए अब, हुए नहीं हुए? तो समीकरण संतुलित हो गया। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करके जो है इस मेथड को लगा के समीकरणों को संतुलित करना है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। निम्न समीकरण में जो अपन ने Zn + H2SO4 लिखा, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए संतुलित समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर तो देखो Fe + H2O = Fe2O3 + H2 गैस। ये यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है। ये क्या है आपका अभिकारक और ये क्या है आपका उत्पाद। अभिकारक में आपके पास क्या क्या है, देखो Fe है, H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी Fe है यानी कि आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। Fe के कितने मॉलिक्यूल? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। यहाँ पर देखो Fe के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने इसमें आगे 2 लगा दिया, तो देखो आयरन के यहाँ पर 2, आयरन के यहाँ पर 2, आयरन तो हो गया संतुलित। ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के यहाँ पर 2, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2, ये भी हो गया संतुलित। अब ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो हमें इसको भी जो है 3 करना पड़ेगा। अब अगर मान लो कि मैंने इसके आगे 3 लगा दिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन के तो 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए? हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने ही हैं? 2 ही हैं। तो मैं अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के आगे 3 लगा दूं तो क्या आपके ये समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ? देखो Fe के 2, तो Fe के यहाँ पर 2, हाइड्रोजन के 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन के 6 और हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3, तो ये समीकरण क्या है अपना? संतुलित है। ये वाला समीकरण क्या हो गया आपका? संतुलित हो गया। अब देखो इसमें जो है यहाँ पर मैंने Fe2O3 बनाया। क्या बनाया? Fe2O3 बनाया है। अगर मान लीजिए कि आपका जंग Fe3O4 बनी है, क्या बनी है? Fe3O4 बनी है। अगर मैं यहाँ पर दूसरी ये वाली रिएक्शन लिखूं, देखिएगा एक बार, देखो अब अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन ये वाली लिखूं कि मैंने Fe+ पानी की जब रिएक्शन हुई तो आपके पास Fe3O4 + H2 आया, तो अब इस समीकरण को संतुलित करो। ये यहाँ पर क्या है? Fe3O4 है, ठीक है ना? क्या है? और मैंने पहले क्या बनाया था? Fe2O3, वो भी आपके क्या होती है? जंग होती है। तो देखो Fe3O4 बनाया। अब इस समीकरण को संतुलित करो। यहाँ पर Fe के कितने हैं? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी अपने पास Fe है, O है और H है। Fe कितना है यहाँ पर? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। समीकरण को संतुलित करो। देखो अगर मैंने इस Fe के आगे 3 लगा दिया, केवल हम ट्राई तो कर रहे हैं ना हिट कर करके, तो इसको अपन क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो इसके आगे मैंने 3 लगा दिया, तो देखो Fe3, आयरन के 3 और 3 हो गए, हाइड्रोजन के 2 है, हाइड्रोजन के 2 है, सही है भाई। ऑक्सीजन का 1 है लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 4 है,
तो अगर मैं इसके आगे 4 लगा दूं तो यहाँ ऑक्सीजन के 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 हो गए। लेकिन 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 यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने ही हैं? 2 ही हैं। तो मैं यहाँ पर अगर 4 लगा दूं तो हाइड्रोजन के 8 हो गए। अब देखो समीकरण संतुलित हुआ या नहीं हुआ? Fe के 3, Fe के 3, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, यानी कि अब जो है अपना समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। इस तरीके से आपके एग्जाम में 1 नंबर में समीकरण संतुलन को दिया जा सकता है। इस मेथड को अपन क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब समीकरण लिखने का अगला जो नियम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपके पास पदार्थ की अवस्था है, जैसे कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, अगर वो गैसियस स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस अवस्था में है, तो आप उसकी अवस्था को क्या करते हो? ब्रैकेट में लिखते हो। जैसे आयरन मेरे पास ठोस अवस्था में तो मैं इसके ब्रैकेट में S लिख दूंगी। अगर मेरे पास पानी जो है लिक्विड अवस्था में है तो मैं इसके द्रव अवस्था में है तो L लिख दूंगी इसके ब्रैकेट में। अगर अपने पास कोई चीज है, कोई पदार्थ है, वो गैस अवस्था में है तो उसके ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? G लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक बार। रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। तो देखो गैसीय अवस्था में हो तो G से लिख देते हैं, द्रव्य अवस्था में हो तो L से, ठोस अवस्था में हो तो S सॉलिड से, और जलीय अवस्था में हो तो एक्वस यानी कि AQ से दर्शा देते हैं। ये समीकरण लिखने का एक और नियम। इसके बाद देखिए एक रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है। इस रिएक्शन में उस पदार्थ की अवस्था को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो Fe किस अवस्था में है? सॉलिड स्टेट में है। पानी जो है आपका किस अवस्था में है? गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर Fe3O4 आपके ठोस अवस्था में है, और जो H2 है वो किस अवस्था में है? गैस अवस्था में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टेट है इनको अपन ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जैसे आपके जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेके किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल, जो कि आपके पादपों में पाए जाने वाला वर्णक है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें C6H12O6 फिर आपके ऑक्सीजन गैस बनती है और पानी की बूंदों के रूप में जल का निर्माण। तो इस तरीके से यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में हो रही है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में जब आपके रिएक्शन हो रही है तो उसको अपन क्या करते हैं? तीर के ऊपर या फिर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे इस वाली रिएक्शन में जो है 340 ATM दाब को लिखा गया है और इस वाली में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल को लिखा गया है। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हुए आपके, इस तरीके से समीकरणों को लिखा जाता है, उनके लिखने के कुछ नियम होते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? चैप्टर की शुरुआत बढ़िया हुई है ना अपनी, एकदम तरीके से। अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो आज? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। बिल्कुल इस तरीके से समझना कि तुम जो है घर में जो काम कर रहे हो, घर की जो चीजें कर रहे हो ना, उन्हीं से ही रिलेटेड आपके चैप्टर से पूरे, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हम इनमें देखते हैं कि जो हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी में करते ही हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, केवल ताप में, दाब में, घनत्व में या फिर उसके आकार में, आकृति में परिवर्तन हो तो उसे अपन कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा, उसमें जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी।
भौतिक परिवर्तन के अंदर जो है ये उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन केवल अग्र दिशा में चलते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, सब्जियों का पकना, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, जबकि सब्जियों को काटना, किसी भी चीज के टुकड़े करना, ये क्या है आपके भौतिक परिवर्तन। इसके बाद हमने देखा कि जब मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया तो हमारे पास क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। ऐसे ही जिंक की रिएक्शन कराई हमने अम्ल के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अपना जिंक क्लोराइड बना और जिंक सल्फेट बना। इसके बाद हमने देखा समीकरणों को लिखने के कुछ नियम। सबसे पहला कि अभिकारक, जिन पदार्थ की रिएक्शन कराई जाती है उसे अपन कहते हैं अभिकारक, जो नया पदार्थ मिलता है उसे अपन कहते हैं उत्पाद। अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखा जाता है। अगर पदार्थ की भौतिक अवस्था हो तो उस भौतिक अवस्था को भी हम इसमें लिखते हैं, जैसे गैसीय अवस्था में हो तो G, द्रव अवस्था में हो तो L, ठोस अवस्था में हो S और जलीय अवस्था में हो तो AQ यानी कि एक्वस। इसके बाद जो है समीकरणों को संतुलित करके लिखा जाता है। जो समीकरण संतुलित नहीं होते उन्हें अपन कंकाल समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करते हैं, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु रिएक्शन होने के बाद मिलेंगे। ये क्या है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस समीकरण को अपन हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा संतुलित करते हैं। तो ये क्या हुए आपके, ये है समीकरणों को लिखने के कुछ नियम। अगली क्लास में मिलेंगे अभिक्रियाओं के प्रकारों के साथ। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।